Deepti ma'am, please start. Okay, sir. Hanji, good afternoon to everybody. This side Deepti Agarwal. I will be taking your NES 104, block number 2. In the morning, we have done block number 1. Now we are doing the last block, block number 2. Block number 2 has 4 chapters, as you can see on the screen, and we will be discussing these chapters one by one through slides. So, starting on with first chapter, that is speech problems. टाइप्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम्स. अब हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स को हम डील कर रहे हैं. सुबह हमने बात की थी उनकी सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेकर. उसके उसमें एक और भी प्रॉब्लम ऐड हो जाती है जिससे उसका जो सोशल और इमोशनल लेवल है स्टूडेंट का डाउन हो जाता है. वो वाली प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू आवर कम्युनिकेशन, दैट इज आवर स्पीच प्रॉब्लम्स. तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है समझने के लिए एज अ टीचर कि ये स्पीच प्रॉब्लम कब हमारे लिए डिसऑर्डर बन जाती है. क्योंकि जब हमारी कोई प्रॉब्लम डिसऑर्डर बन गई तो दैट मीन्स वी नीड अ हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट. तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है स्टूडेंट का. तो स्पीच प्रॉब्लम्स जो हम एज अ टीचर क्लास में आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या पेरेंट्स से हमने बात की तब हमें पता चला, या पेरेंट्स ने घर पे आइडेंटिफाई किया अपने बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम्स. तो ये वाले सारे डिसऑर्डर्स हैं जो स्पीच प्रॉब्लम में आते हैं जिससे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हैम्पर होती है. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट डिसऑर्डर, इट इज स्पीच डिसऑर्डर. जब स्टूडेंट स्पीच जो हम बात कर रहे हैं उसका फ्लो ठीक नहीं है, फ्लुएंसी नहीं आ रही, साउंड राइट नहीं प्रोनाउंस हो रही, बहुत ज्यादा वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही है. इन सारे डिसऑर्डर, इन सारी प्रॉब्लम्स एरियाज को मिला के टोटल हमने एक नाम दे दिया स्पीच डिसऑर्डर. इसको हम धीरे धीरे करके अगली स्लाइड्स में वन बाय वन थोड़ा सा समझेंगे कि बेसिकली ये डिसऑर्डर्स हैं क्या. क्योंकि ये इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो हम एज अ टीचर अपने लेवल पे इतना क्योर नहीं कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट. तो इसमें हमें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है थेरेपिस्ट की. तो स्पीच प्रॉब्लम इज अ डिसऑर्डर वेयर स्पीच, साउंड प्रोडक्शन, वॉइस और फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है स्टूडेंट को. देन इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं. स्पीच प्रॉब्लम इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में कैसे आ जाती है, उसके कॉजेज हैं. 3 तरह के कॉजेज हैं: ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक जिसको हम फंक्शनल कॉज भी कहते हैं, एंड द थर्ड कैटेगरी इज मिसलेनियस और द अदर कॉजेज. Now coming on to the first cause, that is organic cause. Organic cause means the main source of the problem, that is the main cause of the problem, and that is the student's neurological system, that is nervous system. अगर स्टूडेंट का न्यूरोलॉजिकल मींस ब्रेन सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में किसी पार्ट में कोई डैमेज है या कोई इंजरी हो गई है, और ये प्री बर्थ भी हो सकती है, ड्यूरिंग द बर्थ भी हो सकती है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ भी हो सकती है, जिससे कि ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है. तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस, तो उसमें स्पीच इज वन ऑफ द सेक्शन. तो अगर वो स्पीच वाला एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है एक्सीडेंटली, बाय डिफेक्ट, बाय बर्थ, देयर आर सो मेनी रीजंस, तो उसकी वजह से स्टूडेंट को स्पीच प्रॉब्लम आ जाती है. दैट इज द मेन कॉज रिलेटेड टू ब्रेन, बिकॉज आवर स्पीच इज coordinated by our brain movement. So that's why the working of brain is very important. अगर उसमें किसी तरह की कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मीन्स कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हमें उस साइड से बच्चे को अब ट्रीट करना पड़ेगा. देन सेकेंड कैटेगरी हमारी जो ब्रेन से ही रिलेटेड है, क्योंकि मेन कॉज इधर ब्रेन है, तो ब्रेन के ही कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को, बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. अब नेक्स्ट इज लाइक मेंटल रिटार्डेशन. ये हम आगे जाके अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर फॉर द टाइम बिंग मेंटल रिटार्डेशन मींस इट्स अ डिसेबिलिटी. ये कोई डिजीज या इलनेस नहीं है, इट्स अ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू द माइंड ऑफ द चाइल्ड, जिसमें वो अपनी जो लाइफ
के रूटीन वर्क है, लाइक उसके या जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारी डेवलपमेंट उसकी एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत लेस होती है, तो हम उसको अब नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं। मतलब कहने को हम अब नॉर्मल स्टूडेंट नहीं उसको रेफर करते, टर्म इज मेंटल रिटार्डेशन, जो हम बोलते हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली बैकवर्ड है, मेंटली फंसा हुआ है कहीं पे, तो वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों से हर चीज में पीछे हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन इतनी काम नहीं कर पा रहा है, डिसेबल हो चुका है किसी ना किसी वजह से। तो उस स्टेज पे जब बच्चा पहुंचता है, हम उसको मेंटल रिटार्डेशन का नाम दे देते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से हटकर बच्चे होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में अगले चैप्टर में करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस एबिलिटी। अगर किसी की स्पीच समझ में नहीं आ रही है, या हमारी स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है, हमें ही नहीं पता चल रहा हम किसको क्या बोल रहे हैं या दूसरा में क्या बोल रहा है, जैसे क्लास में स्टूडेंट है, टीचर पढ़ा रही है, क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन जो बच्चा है ही कैन ओनली मेक आउट लिप रीडिंग, उसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा, वो जस्ट गेस कर कर या बड़ा कंसंट्रेट करके लिप मूवमेंट से गेस कर लेता है कि टीचर क्या पूछ रही है, तो उसका ये द कॉज इज हेयरिंग लॉस। अब ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, और बाय बर्थ भी हो सकता है। सपोज कि बाय बर्थ डिफेक्ट में उसका बाय बर्थ इट्स अ डिफेक्ट कि बाय डिफॉल्ट के हेयरिंग में प्रॉब्लम है, या जेनेटिकली प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके सारा ये एरिया रिलेटेड टू द ईयर कनेक्टेड विद द ब्रेन डैमेज हो गया, जिससे उसकी हेयरिंग कैपेसिटी जो है बिल्कुल नील हो गई या जीरो हो गई। तो उस केस में भी अगर बच्चा है तो हेयरिंग लॉस की कैटेगरी में बच्चा है, उसको भी हम स्पीच प्रॉब्लम में काउंट करेंगे, क्योंकि अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। ना तो वो अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा, तो एग्जैक्टली exactly उसने आंसर क्या करना है उसको समझ भी नहीं आता, तो ब्रेन गेट स्टक अप। नंबर फोर्थ इज सेरिब्रल पाल्सी, दैट इज अगेन रिलेटेड टू ब्रेन ओनली। ये एक तरह का डिसऑर्डर है ब्रेन का, जिसमें सारी हमारी बॉडी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इनकोऑर्डिनेट हो जाती है। मींस हमारी जितनी भी मूवमेंट है बॉडी में, हैंड्स की, जैसे ब्रेन हमारा जैसे सोच रहा है वैसे हमारे हाथ चल रहे हैं, जैसे अभी जैसे ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं वैसे ही हम अकॉर्डिंगली एक्शंस कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है, हम राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं। तो ये सारी जो कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी की और बॉडी के ऑर्गन्स की एक दूसरे के साथ, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है ऑर्गन्स, जैसे लेग्स हो गई, हैंड्स हो गए, तो ये कोऑर्डिनेशन जब इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस स्टेज पे जब बच्चा आ जाता है, तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। दैट मीन्स कि उसके ब्रेन में कोई बहुत ज्यादा मेजर कोई डिसऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी मूवमेंट है वो माइंड के साथ, ब्रेन के साथ मैच ही नहीं कर रही। तो जब वो चीज मैच ही नहीं करी ब्रेन के साथ, मूवमेंट्स मैच नहीं करी, तो अकॉर्डिंगली स्पीच भी मैच नहीं करेगी, क्योंकि मूवमेंट अलग जा रही होगी, स्पीच अलग डायरेक्शन में जा रही होगी, ब्रेन उनको कोऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज कर ही नहीं पा रहा। तो ये बहुत ज्यादा मेजर डिफेक्ट है, जो हम एज अ टीचर या एज अ पेरेंट खुद नहीं सॉल्व कर सकते, एंड वी हैव टू गेट द हेल्प ऑफ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट, जो न्यूरोलॉजिस्ट, जो इस केस में ये हैंडल कर सके। बिकॉज जितना ये डैमेज हो जाता है ब्रेन का किसी भी इन चारों वजह से, जो अभी हमने चार वजह डिस्कस किए ऑल रिलेटेड टू द ब्रेन, अगर किसी भी वजह से ब्रेन में डैमेज हो जाता है तो इट इज इरिपेयरेबल, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। जितना डैमेज हो गया, डैमेज इज डन, हम उसको उस पोजीशन पे ब्रेन को वापस नहीं ला सकते। पर जितना ब्रेन की कैपेसिटी लेवल आईक्यू है, सिर्फ उसको हम कोशिश कर सकते हैं मेंटेन करने की, स्टेबल करने की। वो ना तो इंक्रीज होगा, मतलब नॉर्मल लेवल तक लाने की, अगर हम उसको एक्सेप्शनली इंक्रीज करना चाहे वो नहीं होगा। वो उस बच्चे की नॉर्मल एज के हिसाब तक ही अगर डेवलप हो जाता है तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि अदरवाइज उसका तो मेजर पार्ट ब्रेन का खत्म हो चुका है, जिसको हम वापस ला ही नहीं सकते। तो मेजर थिंग इज लॉस्ट। तो इतने जो उसके पास बचा है, उसको अगर हम उसको ठीक करके चलाते हैं तो मे बी इज एबल टू कंडक्ट हिज लाइफ हिमसेल्फ। तो दैट इज द थिंग। Next cause is inorganic only.
ये ऑर्गेनिक कॉजेज हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है जो ब्रेन से रिलेटेड है और स्पीच में हेल्प करता है, लेकिन ब्रेन के डैमेज की वजह से वो ऑर्गन स्पीच में हेल्प नहीं कर पा रहा। तो ये बड़ी मेडिकल टर्म्स हैं, टेक्निकल मेडिकल टर्म्स। अगर हम देखें ऊपर, ओरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफेक्ट्स। ओरल मीन्स रिलेटेड टू योर माउथ, अंदर जितने भी माउथ के पार्ट्स हैं, लाइक टंग हो गई, टीथ हो गए, ये क्लेप्ट्स हो गए, प्लैट्स हो गई, ये सारे, लैरिक्स जो लास्ट में दिया हुआ लैरिक्स, इट्स अ वॉइस बॉक्स, ये वाला जो वॉइस बॉक्स है। तो ये जो सारे पार्ट्स में अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, डैमेज हो जाता है, या उनके उनमें से किसी भी एक पार्ट का फंक्शन रुक जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है हमारे स्पीच में। तो ये जो 6 एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं ओरल स्ट्रक्चर में, मींस अंडर इन आवर माउथ, ये हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही डायग्नोज करवा सकते हैं बच्चे का कौन सा पार्ट माउथ में वर्क नहीं कर रहा, या उसको उसकी मेडिकेशन की जरूरत है। जब तक ये 6 पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं आएगा, अगर इनमें से एक भी पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा प्रॉपरली या खराब हो चुका है, तो कोऑर्डिनेशन में तो स्पीच में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो ये 6 एरियाज जो ओरल कंस्ट्रक्शन है हमारी माउथ की, ये 6 आपस में वर्क करने चाहिए, कोऑर्डिनेट करने चाहिए, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेन से। तो अकॉर्डिंगली अगर ये ठीक सिग्नल्स दे रहे हैं, या ब्रेन सिग्नल्स दे रहा है, ये ठीक बता पा रहे हैं, रिवर्स ब्रेन इनको रिवर्ट बैक कर पा रहा है, तो हमारी स्पीच अकॉर्डिंगली ठीक आएगी। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो हमारी स्पीच में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट इज नॉन ऑर्गेनिक और फंक्शनल कॉजेज। दीज कॉजेज मीन्स इतना ये मेडिकली रीजन से एसोसिएटेड नहीं है, ये अदर देन मेडिकल कॉजेज वी कैन काउंट, ये सेकेंडरी कॉजेज है। दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन, ये अदर फैक्टर्स से रिलेटेड है। जैसे नंबर 1 इज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से किसी भी बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? कहीं ना कहीं उसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर तो वो फंक्शनल फैक्टर्स यानी नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर्स की वजह से अगर बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ रही है, तो ये वाला जो कंसर्न है, ये हम अपने लेवल पे एज पेरेंट एंड एज अ टीचर ठीक कर सकते हैं, ये रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन। वो डैमेज अभी हुआ नहीं है, ब्रेन इज इन द राइट पोजीशन। दूसरे फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उन फैक्टर्स, क्योंकि वो फैक्टर एक्सटर्नल है, हमें दिख रहे हैं एज टीचर्स और पेरेंट्स, तो वो फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करके, अगर तो बच्चा इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है स्पीच प्रॉब्लम में, तो वो क्योरेबल है, उसको हम प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, उसकी स्पीच थेरेपी से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक कॉजेज हम पढ़ के चुके हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड है, उसमें जो हम लॉस कर चुके हैं वो हम रीगेन नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंटल कॉजेज कैसे अक्कर हो जाते हैं कि बच्चा बोलना छोड़ देता है, या गलत बोलने लगता है, स्टैमर करने लगता है, हकलाने लगता है, वो सारी जो स्पीच प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट, उसको होम इन्वायरमेंट या स्कूल इन्वायरमेंट इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड, अनफ्रेंडली प्रोवाइड हो रहा है कि बच्चा डरा डरा सा रहता है घर पे या स्कूल में, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, रिजर्व हो गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत सारी इमोशनल सोशल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जिससे उसने बोलना ही बंद कर दिया। तो जब वो काफी टाइम से बात नहीं कर रहा, वर्बली बात नहीं कर रहा है, या बहुत कम वर्बल यूज कर रहा है, इशारों से बात कर रहा है, या बहुत उसकी जो कम्युनिकेशन है हो ही नहीं रही लोगों से इतनी, वो आइसोलेटेड टाइप है, तो कुछ टाइम के लिए नेचुरली जो उसकी स्पीच है, बिकॉज वो यूज में नहीं आ रही, तो वो इफेक्ट हो जाती है। जैसे सपोज हमारे घर में भी कोई ना कोई चीज पड़ी होती है, अगर हम उसको यूज नहीं करें, तो विद टाइम वो खराब होने लग जाती है। तो उसको अगर हमने यूज करते रहना है, अगर उसकी एफिशिएंसी हमें फुल चाहिए, हमें उसको यूज करते रहना पड़ेगा। तो इस केस में हम गाइड कर सकते हैं बच्चे को स्पीच थेरेपी करवा के, वो अपना ये जो हेजिटेशन है बोलने का, जो उसके अंदर एक ये डर बैठ गया है, जिसकी वजह से उसने इतना प्रेशर ले लिया कि उसकी स्पीच रुक गई,
तो उससे वो रिकवर कर सकता है विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिहर्सल। तो उसके लिए इसके पीछे के जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं लीडिंग टू सोशल इमोशनल डिसऑर्डर्स, पेरेंट्स से रिलेटेड है या स्कूल से रिलेटेड है, वो सारा इस पे रिसर्च कर कर वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर कर उनकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देन ये बच्चा हम करवा सकते हैं, इसकी स्पीच ठीक हो सकती है। फिर उसके बाद सेम या इन्वायरमेंटल फैक्टर में पेरेंटल रिएक्शन मीन्स अगर बच्चे ने एक बार गलत बोल दिया और पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा उसे डीमोटिवेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसका मजाक बना लिया और बच्चा इतना सहम गया कि मैं अब हकलाता हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा लोग हंसेंगे या मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि ये मैं क्या हो गया, मेरा दूसरा भाई तो ठीक है, ये मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप के पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट इशू विद द पेरेंट्स। वो आइडेंटिफाई करने के बाद देन वी कैन वर्क ऑन इट, उससे उसकी स्पीच में आ जाएगी इंप्रूवमेंट। देन पुअर मॉडलिंग इमेज ऑफ पेरेंट्स, अगेन द सेम फैक्टर इज कनेक्टेड टू पेरेंट्स ओनली। ये बार बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पेरेंट्स का मेन फैक्टर क्यों आ रहा है, बिकॉज बच्चा मैक्सिमम टाइम होम इन्वायरमेंट जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है। अगर उसको मैक्सिमम इन्वायरमेंट जो वो स्पेंड कर रहा है अपने इतने क्लोजेस्ट मेंबर्स के साथ, अगर वो ही उसके लिए पीसफुल नहीं है, रिलैक्सिंग नहीं है, हैप्पी नहीं है, हार्मोनल नहीं है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वाली सोशल इमोशनल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी आते जाते हैं। बट बात ये है कि ये वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम ठीक कर सकते हैं, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत कोऑपरेशन चाहिए होता है। जो बच्चा उनके साथ इतना गैप बना चुका है बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू की कुछ भी कॉज हो सकता है, तो वो हमें वापस कवर करना पड़ता है, तब जाके बच्चा नॉर्मल अपने रिलेशन पे जब आता है पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स उसके साथ नॉर्मल आते हैं जैसे उस एज के बच्चों के साथ बाकी के पेरेंट्स आते हैं, देन अकॉर्डिंगली वो स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है ठीक। देन सोशल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस, ये बहुत ज्यादा टेम्पररी कॉज है फॉर द टाइम बीइंग, है कि इंडियन कोई अब्रॉड गया तो उसकी ऑब्वियसली एक्सेंट चेंज हो जाता है या कई बार वो फिर हिंदी के वर्ड्स ही नहीं बोल पाता, टू 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 तो मतलब उसके ब्रेक हो के वर्ड्स हो रहे हैं, तो ये तो जस्ट चेंज ऑफ प्लेस से हो जाता है। तो इट्स अ वेरी रेयर फैक्टर कि कल्चरल चेंज हो, किसी से आप लैंग्वेज में बात करो, आपने 2-3 लैंग्वेज सीखी हुई हो और आपको बात करते करते आप बीच में 2-3 लैंग्वेज को मिक्स करके बात करने लग जाओ, तो देन ऑल्सो ये काउंट होएगी इसमें स्पीच प्रॉब्लम में, बिकॉज मिक्स्ड लैंग्वेज में जो अगला जिससे आप बात कर रहे हो उसको नहीं एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपने तीनों लैंग्वेज मिक्स करके उसको क्या बोला है। तो ये इट्स अनदर कैटेगरी ऑफ स्पीच प्रॉब्लम, बट अगेन दीज फैक्टर्स आर क्योरेबल। देन कमिंग ऑन टू द फंक्शनल फैक्टर्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है कि अगर वो बच्चे को दबा देते हैं घर में, उसकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पाती, तो डिसऑर्डर्स एक बार उसके अंदर आने लगते हैं तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी ऑटोमेटिकली बाकी डिसऑर्डर्स के साथ आ जाता है। तो अगर ये तो था पेरेंट्स का रोल, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ठीक है लेकिन बच्चे में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बच्चा बहुत ज्यादा नॉटी है या इनडिसिप्लिन्ड है, वो बहुत जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तो जिससे उसके जो वॉइस बॉक्स है, जो लैरिक्स जिसे हम कहते हैं, ये इसके अंदर वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वोकल कॉर्ड्स में। वोकल कॉर्ड्स हमारे वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि इतने जोर से चिल्लाने से, चीखने से या प्रेशर से बोलने से उस पर स्वेलिंग आ जाती है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है वोकल कॉर्ड्स में, जिसकी वजह से बच्चा अपनी गलती के कारण कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली खुद के लिए प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। लेकिन अगेन ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फुली क्योरेबल है, क्योंकि चाइल्ड का वो हमें उसका उसमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ हमारा बच्चा गलत जा रहा है, कहाँ उसकी वॉइस में वो अपनी वॉइस को कहाँ मिस यूज कर रहा है, उससे एक्स्ट्रा काम ले रहा है। लगातार अगर 24 घंटे में से वो 20 घंटे बोले ही जा रहा है, बोले ही जा, तो कहीं ना कहीं इतने स्ट्रेस से हमारे जो वॉइस बॉक्स है या वॉइस मसल्स, वॉइस कोड्स या वॉइस नर्व्स हैं, उनमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन अगेन ये हम ठीक कर सकते हैं।
देन अदर कॉजेज ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स विद पेरेंट्स, कंसर्निंग विद होम एनवायरनमेंट एंड पेरेंट्स ओनली, कि अगर बच्चे में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस देखकर इमोशनल डिसऑर्डर सेट इन हो गया और कोई इमोशनल जो बीमारी है उसमें परमानेंट आ गई, तो अकॉर्डिंगली उन बीमारियों के साथ ये स्पीच डिले वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन अगर हम उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंस को पूरी तरह ठीक कर देते हैं या काफी हद तक उसको ठीक कर देंगे, तो ये स्पीच प्रॉब्लम भी उसकी इमोशनल प्रॉब्लम के साथ ठीक हो सकती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द अदर डिसऑर्डर, अभी हमने बात की थी स्पीच डिसऑर्डर की। सेकेंड डिसऑर्डर जो हमारा कम्युनिकेशन में आता है बच्चों के कंसर्न में, वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर में मेनली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आती है, 3 टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट इज म्यूटिज्म। म्यूटिज्म हमें पता है, हम म्यूट कर देते हैं टीवी को, या स्क्रीन को हमने म्यूट कर दिया, मोबाइल को म्यूट कर दिया। म्यूट करने का मतलब फॉर द टाइम भी हमने उसकी आवाज बंद कर दी, ठीक है। ये म्यूट हम टेम्पररी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली म्यूटिज्म एक डिसऑर्डर है जिसमें अगर कोई बच्चा इफेक्टेड है इस डिसऑर्डर से, तो उसकी जो स्पीच होएगी या तो वो बहुत म्यूटेड होएगी, मतलब बहुत डिलेड आएगी स्पीच, या फिर आएगी ही नहीं, ऐसे लगेगा कि वो म्यूट ही हो गया है बिल्कुल। पार्शियल और कंप्लीट म्यूटिज्म को हम इसी कैटेगरी में डालेंगे, कि जब बच्चे के पास सब कुछ है, मीन्स सारा उसके ये सब ठीक है पार्ट्स, लेकिन फिर भी या तो वो उसके जो म्यूटिज्म है, उसकी जो स्पीच है वो बहुत डिले के बाद आ रही है, एक एक वर्ड बहुत टाइम के बाद आ रहा है, या एक सेंटेंस दूसरे के बाद बहुत टाइम बाद आ रहा है, या आ ही नहीं रहा, एकदम बंद हो जाती है स्पीच, तो वो हम म्यूटिज्म में काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, जिससे ये चीज ठीक हो सकती है काफी हद तक। फिर नेक्स्ट है एपेशिया। एपेशिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन है बच्चों में। इसमें उनको समझने में और बोलने में, लैंग्वेज के समझने और बोलने में प्रॉब्लम आती है। ना तो वो अपनी बात किसी को ठीक तरह से समझा पाते हैं, ना दूसरे की उनको लैंग्वेज समझ आ पाती है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है तो उनको समझ नहीं आ रहा। दूसरा अगर उसकी सेम बच्चे की सेम लैंग्वेज में भी बात करता है, लेकिन इस डिसऑर्डर की होने की वजह से बच्चे को वो खुद आपस में अपने आप को क्या बोल रहा है, दूसरे को क्या बोल रहा है और सुन रहा है, उसमें वो लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाता। तो इसके अंदर जो कमी रह जाती है वो ये होती है कि जो हमारी सेंसरी स्किल्स हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे की होती हैं, जिसे हम 6 सेंसेस भी कहते हैं, 5 सेंसेस कहते हैं, हेयरिंग, विजन, ये वो कहीं ना कहीं अगर हमारी नेगेटिवली इफेक्ट हो चुकी है किसी वजह से, या हमारा वही सेम इमोशनल कॉज आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे माइंड पे डाल देता है, या ब्रेन पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से बच्चे ने इतना स्ट्रेस ले लिया कि उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, जबकि ही वॉज वेरी नॉर्मल इन द बिगनिंग। तो ये भी क्योरेबल है, क्योंकि इसमें बच्चा स्टार्टिंग से नॉर्मल है, वो बीच में जाके कहीं ना कहीं इन कॉजेस की वजह से जो डिसऑर्डर उसके अंदर आया, ये एपेशिया, इसके लिए बहुत ज्यादा उसको मेडिकेशन और स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत होती है, बट स्टिल हम बच्चे को काफी हद तक रिकवर कर सकते हैं, उसका ये डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं मीन्स। देन द थर्ड कैटेगरी इज लैंग्वेज डिसऑर्डर में है लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल एज रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एक मूवी आई थी 4 5 साल पहले, तारे जमीन पर, आमिर खान वाली, जिसमें बच्चे को डायलिक्सिया होता है, जिसमें वो रीड नहीं कर पाता, अल्फाबेट्स उसको समझ में नहीं आते, क्योंकि अल्फाबेट्स उसको समझ नहीं आ रहे, उससे वर्ड्स बन रहे हैं वो उसे समझ नहीं आ रहे, वर्ड से सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे, तो वो ना तो रीड कर पाता है और ना कुछ लिख पाता है, क्योंकि उसको ये जो डिसऑर्डर हो गया है, लर्निंग प्रॉब्लम, एक ये डिसऑर्डर है डायलेक्सिया का, वो हो गया था उसको उस मूवी में। अगर आपको याद हो तो उस मूवी में फिर वो उसको हम कैसे प्रैक्टिस के थ्रू, सेशंस लेने के थ्रू बाद जाके वो बच्चा क्योर हो जाता है। तो ये जो लर्निंग प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेज से बच्चे को आ सकती है,
और बाय बर्थ भी हो सकती है या आफ्टर बर्थ भी ये एकदम आ सकती है, किसी भी रीजन से आ सकती है। और लेकिन ये है हम इसको क्योर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक और इसका एग्जांपल है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अभिषेक बच्चन इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम डायलेक्सिया, जिसमें वो रीड करने में उसको प्रॉब्लम आती है। मतलब अभी तो नाउ इज फुली क्योर्ड, लेकिन उसने खुद ही बताया था नेट पे कि इन द चाइल्डहुड ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो ये जो लर्निंग प्रॉब्लम है स्कूल में ही आइडेंटिफाई हो जाती है, स्कूल लेवल स्टेज में ही आइडेंटिफाई हो जाती है और बेटर क्योर हो जाती है अगर हम उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बच्चे को वर्ड्स अल्फाबेट्स मिक्स हो रहे हैं, उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कंबाइन नहीं कर पा रहा, वो रीडिंग राइटिंग की उसको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका लैंग्वेज डिसऑर्डर सेट इन हो जाता है। अदरवाइज उसको एज सच कोई प्रॉब्लम, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओनली लर्निंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। आर्टिकुलेशन इज द कि हम कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी क्या है बोलने की, हमारी स्किल कैसी है बोलने की। तो इट इज अ बेसिकली डिसऑर्डर प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड्स करेक्टली। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है मेजर हमारी आर्टिकुलेशन में वहां गड़बड़ होती है। ये जैसे ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बच्चे का आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कई बार हम बच्चे को बोलते हैं स्कूल, बोलो बोलो स्कूल, एंड ही से स्कूल, उसने एस मिस कर दिया, जैसे यू कैन सी इन द पीपीटी। तो जब भी बच्चा बोलते टाइम अननोइंगली ऑब्वियसली ओमिट ओमिट कर देता है कोई अल्फाबेट किसी वर्ड में से, तो दैट मीन्स उसको ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का सिम्टम आ गया है। या फिर अगर बच्चा इरेगुलर प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड कर रहा है कि वर्ड या अल्फाबेट, हम जैसे हमारी लिप मूवमेंट है एल पे हम एसिड कर रहे हैं लेकिन उसकी लिप मूवमेंट कहीं और ही जा रही है, तो अगर इस तरह की डिस्टॉर्शंस है साउंड में, मूवमेंट्स में, तो अगेन ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आएगा, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट हो जाएगी। अगर हम एम बोल रहे हैं, ऐसे हमारा जा रहा है फ्लो, और वो एम किसी और तरीके से बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी, आर्टिकुलेशन में काउंट हो जाएगा वो। देन सब्सटीट्यूट कर रहा है वो किसी राइट वर्ड को किसी गलत वर्ड से। जैसे हम उसे कह रहे हैं रॉक, रॉक के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सुन हमें रॉक ही रहा है, लेकिन वापस हमें जवाब दे रहा है वॉक वॉक। तो ये बच्चे का आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ही है, कि जहां पर उसको समझ, वो बोलते टाइम किसी ना किसी अल्फाबेट को किसी के साथ एक्सचेंज कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है। जैसे कई हमने लाइव एग्जांपल्स भी देखे हैं, ये इधर की साइड जो ये बिहार वगैरह की साइड, जहां बिहार या यूपी की साइड, जहां पे जैसे हम कहते हैं समाज स, वहां पे बोलते हैं समाज, वो स को श करके बोलते हैं, लेकिन वहां वो डिसऑर्डर काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि पॉपुलेशन पूरी मेजोरिटी ऑफ बिहार या यूपी ने ही सीखा हुआ है कि स नहीं है, वो श है। तो इसलिए जब भी आप इन लोगों से, अगर अडल्ट भी हो, इन लोगों से अगर आप कम्युनिकेट करोगे, आप ये देखोगे कि ये स की जगह जो वर्ड स से होना चाहिए, समय, सोनीपत, ये श से बोलते हैं उसको। वैसे सिमिलरली, खैर वो चीज अलग है, दैट वाज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल कि कैसे वो अल्फाबेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इधर बच्चे के अनकॉन्शियसली एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे कई नॉर्मली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं जे एंड जी में। जैसे जिमी होना चाहिए तो जे एंड जी उनको पता नहीं चलता ज्यादा, ये इस टाइप से वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर वो जी की जगह जे करके बोल रहे हैं, अगर हमें साउंड ठीक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने हमें लिख के दिखाया तब हमें एकदम पता चलेगा कि ये तो उसकी सब्सटीट्यूशन वाली, आर्टिकुलेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। देन अगर उसकी एडिशन की प्रॉब्लम है, जैसे यू कैन लुक इन द एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ कि टीचर कह रही है स्टूडेंट को बोलने के लिए प्लीज, एंड उसने अपना अलग ही कोई अल्फाबेट प्लीज वर्ड के अंदर डाल दिया और उसको प्लीज बोल दिया। जैसे कई बार हम सुनते भी हैं, ये हो जाता है बहुत, वैसे होता ये क्या कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड लेवल पे ज्यादा है बजाय कि एलिमेंट्री पे, क्योंकि ये वाले डिसऑर्डर्स
अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाइबल हैं। जैसे ही बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो गई 5-6 साल बाद, जैसे वो 5-6 साल का हुआ, वी कैन आइडेंटिफाई कि उसकी एडिशंस हो रही हैं बोलने में, अपने आप सब्सटीट्यूशंस हो रही हैं, ओमिशंस हो रही हैं, डिस्टॉर्शंस हो रही हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं फुली। तो एज सच ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है और ये बड़े बच्चों में तो बहुत रेयर ही होती है। इसके कॉजेज क्या है? सेम जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऑल आर वन ऑफ द मेजर कॉज इज योर ब्रेन। चाहे ब्रेन में डैमेज है, डिसऑर्डर है, इंजरी है, अगर ब्रेन में किसी भी फंक्शन में न्यूरोलॉजिकली कोई तुम्हारी डेफिशिएंसी आ गई है, वो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन अगेन क्योंकि प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज बहुत है, ब्रेन के डैमेज लेवल ब्रेन डैमेज लेवल भी अलग होगा, तो उस अकॉर्डिंगली जो स्पेशलिस्ट होता है वो ट्रीटमेंट कर कर बता सकता है कि बच्चा इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से कितने % ठीक हो सकता है, फुल्ली, पार्शली या हो ही नहीं सकता। तो वो ब्रेन डैमेज के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि उसका कितना लॉस ऑलरेडी हो चुका है। देन स्पीच की प्रॉब्लम और किस ऑर्डर से और किस कॉज से आ सकते हैं? बिकॉज ऑफ क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शंस और हियरिंग प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे को बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ किसी तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गई कान में, या हेरिडिटी उसकी फैमिली में कोई कान की डिजीज चल रही है और उसने भी वो इनहेरिट कर ली, उसको सुनना बंद हो गया, या वो पहले इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकर से सुनता था, मोबाइल बहुत हाई वॉल्यूम पे सुनता था, गाने सुनता था, तो उससे जो उसकी हियरिंग कैपेसिटी अगर वो इफेक्ट हो चुकी है, मतलब वो नॉर्मल से नीचे जा चुकी है, तो उसको ये आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा कि हम प्लीज बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से फ्लूज बोल रहा है, तो वो लिप रीडिंग से थोड़ा सा वो अपना गेस मार के साथ में ऐड करके बोल रहा है, क्योंकि उसकी जो हियरिंग में है वहां डिफेक्ट आ चुका है, चाहे वो क्रॉनिकली आया है, टेम्पररी या परमानेंट। बट देन अगेन अगर तो हेरिडिटी है तो उसका ईयर ट्रीटमेंट जो होगा वो अलग तरह से होगा, उसके रिजल्ट्स भी अलग आएंगे, उसका रिकवरी रेट भी अलग होगा। अगर उसकी वो टेम्पररी ईयर इन्फेक्शन है, टेम्पररी हेयर लॉस है, तो वो उसका रिकवरी रेट अलग होगा। तो उस अकॉर्डिंगली आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम उतनी क्योर हो सकती है जितना इन कॉजेज का प्रोपोर्शन है, ठीक हो सकता है मीन्स। देन फोर्थ इज वॉइस डिसऑर्डर्स। ये नाम से ही बड़ा क्लियर है, जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा जो लैरिक्स है, वॉइस बॉक्स, इसके अंदर ये जो हमें कोड्स नजर आ रहे हैं, वोकल फोल्ड्स भी इसे कह देते हैं, वोकल कॉर्ड्स भी इसे कह देते हैं, वोकल नर्व्स भी इसे बोल देते हैं। अगर हमारा बोलते टाइम हमारे वॉइस बॉक्स की वोकल कॉर्ड्स में, जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम, लेफ्ट वोकल कॉर्ड एंड राइट वोकल कॉर्ड, और यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है, अगर इसमें हमारी कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रॉप अप हो जाती है, बिकॉज मेडिकली वी आर नॉट सो अवेयर कि अंदर क्या क्या चल रहा है, जब तक वो प्रॉब्लम से हम परेशान नहीं हो जाते तब तक हम एक्सरे टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराते। तो वॉइस डिसऑर्डर कब हमें पता चलता है? जब हमें ये लग रहा है कि जो हमारा बच्चा है वो बाकी सिमिलर एज ग्रुप के बच्चों के कंपैरेटिवली उसकी पिच, वॉल्यूम, टोन, वॉइस की जो क्वालिटी है, या वॉइस की जो स्पीड है, पिच है, वॉल्यूम है, ये जो वॉइस रिलेटेड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मल बाकी बच्चों के साथ मैच नहीं कर रही, तो उस केस में हमें तब एक वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एक्सेप्शनल केस है कि मैच नहीं करी और डिसऑर्डर नहीं है, या बिकॉज कोई डिसऑर्डर है इस वजह से मैच नहीं हो रहा। तो जो भी अगर हमारे वॉइस बॉक्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है, अगर हेरिडिटी है, हेरिडिटरी से आई है, फैमिली के जीन्स में है, जेनेटिकली है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से होगा। अगर फॉर द टाइम बिंग उसको उसने कुछ ऐसा खा लिया था, या उसके वॉइस बॉक्स में ऐसी कोई चीज जाकर फंस गई कि टेम्पररी उसके वोकल कॉर्ड्स स्टक अप हो गई, स्वेलिंग आ गई, इन्फेक्शन हो गई, पर वो मेडिकेशन से वो नॉर्मल आ सकता है। तो जो वॉइस डिसऑर्डर है वो काफी हद तक रिपेयरेबल है, बच्चा बैक टू नॉर्मल वॉइस में आ सकता है। इसके भी सेम वही कॉजेज है,
इसमें एडिशन ये हो जाती है क्योंकि वॉइस डिसऑर्डर में डायरेक्टली हमारा ये जो पार्ट है वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व है। जितना प्रेशर हम अपने वॉइस बॉक्स पे डालेंगे उतना प्रेशर हमारी वॉइस नर्व्स पे पड़ेगा और वैसे ही हमारे वर्ड्स बाहर आएंगे, पिच बाहर आएगी, टोन, स्पीच सब कुछ ऐसे बाहर आएगा। तो जितना ज्यादा हम अपने इस वॉइस बॉक्स पे स्ट्रेस डालेंगे उतनी ज्यादा हमारी वॉइस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम कंटिन्यूस, कईयों का प्रोफेशन ऐसे होता है कि बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, कंटिन्यूस बोले ही चले जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस हमारा वॉइस बॉक्स नहीं ले पाता और कहीं ना कहीं फिर टेम्पररी या परमानेंट वो एक स्टेज पे जाके गिव अप कर देता है। तो उस अकॉर्डिंगली उसने कितने परसेंट अपने ऊपर डैमेज स्ट्रेस ले लिया, ये वॉइस स्पेशलिस्ट चेक कर कर रिकवरी रेट बता सकता है। देन नेक्स्ट इज लास्ट वन, स्पीच प्रॉब्लम्स में जो लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज फ्लुएंसी डिसऑर्डर। ये नाम से ही क्लियर है। ये यूजुअली कैसे हमने ऑब्जर्व किया है कि बोलते हुए कई बच्चे स्टैमर करते हैं, जैसे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, स्टटर करते हैं, फ्लुएंसी नहीं आती। हम कंटिन्यूस एक फ्लो में बोल रहे हैं, हमारे पॉजेस बिल्कुल कंटिन्यूस आ रहे हैं, गैप्स अनकॉन्शियसली बड़ा नेचुरल एक फ्लो आ रहा है, हम खुद से बना नहीं रहे, बोलते टाइम अपने आप ही एक फ्लो आ रहा है, बन रहा है फ्लो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट में, बच्चे में ये फ्लो नहीं बन पाता, वो हकलाने लगता है या उसे तोतला बोलता है, उसकी फ्लुएंसी नहीं होती, सेंटेंसेस में दो वर्ड बोल के वो सोचने लग जाता है और फिर दो वर्ड जाके जोड़ता है, मतलब उसकी फ्लुएंसी जो फ्लो है बोलने का अगर वो ब्रेक हो रहा है किसी वजह से, तुतलाने से, स्टैमरिंग से, स्टटरिंग से, तो वो हमारा फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। लेकिन अगेन ऐसी चीजें हम, ऐसी डिसऑर्डर्स हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पीच स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये जो फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है, स्टटर कर रहा है, स्टैमर कर रहा है, ये बहुत ज्यादा बच्चे को थेरेपीज देकर, प्रैक्टिस करवाकर ये काफी हद तक क्योरेबल है। कॉजेज आर अगेन द सेम ओनली, मेजर कॉज इसमें जेनेटिक भी आ जाता है एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर हम सेपरेटली किसी का कॉज नहीं भी देखते तो मेन कॉज हमें पता है कि जितने भी स्पीच डिसऑर्डर्स हैं जो अब तक अभी हमने पढ़े हैं, द मेन कॉज इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उस वजह से ही ये सारे डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं और जितने न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो चुका है या हो रहा है उस अकॉर्डिंगली हम उसकी रिकवरी या नॉन रिकवरी कर पाते हैं। देन ये प्रॉब्लम अगर हमने डायग्नोज कर ली एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, इसका ट्रीटमेंट हम खुद नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो इसमें हमें फिर बच्चे को एक प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा जो ये इन सारी प्रॉब्लम्स का वो ट्रीटमेंट कर सकता है, चाहे वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, वॉइस डिसऑर्डर है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है। तो ये जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है या स्पेशलिस्ट होता है, ये अपनी ट्रेनिंग से, टेक्निक से, स्ट्रैटेजी से, एक्सरसाइज से, थेरेपी से, मेडिकेशन से ये वाली प्रॉब्लम्स क्योर कर सकता है। ये काफी हद तक क्योर हो भी जाती हैं, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको 2 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल या 1 साल में भी ठीक हो सकता है। तो इसमें बच्चे का इनपुट और प्रैक्टिस रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो थेरेपिस्ट के साथ साथ बिल्कुल एट पेस चले, तभी जाकर वो अपना ये सारे डिसऑर्डर्स को रिकवर कर पाएगा काफी हद तक। अगर उसका न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन वी कैन से कि उतना रिकवर कर पाएगा जितना उसका न्यूरोलॉजिकल पार्ट फंक्शन कर रहा है, सही फंक्शन कर रहा है। देन दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, मींस चैप्टर नंबर 5 ब्लॉक 2 का जो अभी हमने खत्म कर दिया, दैट वाज रिलेटेड टू स्पीच डिसऑर्डर्स। मॉर्निंग में हम पढ़ चुके हैं सोशल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स, नाउ स्पीच डिसऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है, जो स्पेशल इन्होंने एक डिसऑर्डर पे फोकस किया है, वो किया है डिसेबल्ड चाइल्ड पे। जैसे कि यू कैन सी इन द पीपीटी इन द स्लाइड, डिसेबल्ड चाइल्ड हम किसे काउंट करते हैं? द चाइल्ड विच इज नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल अपने एज ग्रुप के बच्चों की तरह
काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, काम नहीं कर पाता, उसकी उनकी तरह रह नहीं पाता, और क्या क्या कहते हैं, मीन्स उसका जो लाइफस्टाइल है उनके साथ मैच ही नहीं हो पाता, उनसे बहुत बिलो चला जाता है, वो नॉर्मल बच्चों के लेवल पे नहीं खड़ा होता, उसका लेवल बहुत नीचे आ जाता है, बिलो नॉर्मल लेवल पे बच्चा आ जाता है, तो हम उसको उसके कितने उसमें डिसेबिलिटी आ चुकी है उसके हिसाब से उसको बिलो नॉर्मल या उसको हम बिलो एवरेज या अबनॉर्मल उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि अगर हमारी क्लास में कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है, या सपोज हम हम जो टीचर बने हैं वो बने ही डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए टीचर हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन होती है, कई उसमें होती है, मेंटल रिटार्डेशन में काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें पर्टिकुलर वही टीचर चाहिए होती है जो इस तरह के बच्चों को हैंडल कर सके, क्योंकि इन बच्चों की स्कूलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, नॉर्मल बच्चों के साथ इनको नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी मोर देन नॉर्मल हो चुकी है। तो वो हम कितनी क्योर कर पाएंगे, उसका क्या होगा, कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे हम ऐसा बच्चा काउंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो है मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड, जिसे हम कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल या मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। बच्चे में फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे हैंडीकैप हो सकता है, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, एक पैर में प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, पर बच्चा अदरवाइज वैसे नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल बच्चों की तरह फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में जो डिसेबिलिटी है वो ब्रेन से रिलेटेड आ जाती है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता, तो हम उसको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज ये बहुत बड़ी मेजर एक डिसेबिलिटी है, और ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रोपोर्शन में ये बच्चे के अंदर आ चुकी है। और ये इस तरह की डिसेबिलिटी है जो बहुत अर्ली लेवल पे बच्चों के अंदर आ जाती है, मैक्सिमम 18 से पहले पहले अगर ये आनी होती है प्रॉब्लम, ये डिसेबिलिटी होनी होती है, वो 18 ईयर्स से पहले ही आ जाती है, हमारे टीन ईयर्स में 11 12 13 14 तक आ जाती है। यूजुअली ये हमें 7 ईयर्स 8 9 ईयर्स में नजर आने लग जाती है, या हमें शुरू में भी 3 4 साल में बच्चे की शक्ल से थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाता है, लेकिन ज्यादा हम क्लियर तब होते हैं जब वो उसकी डेवलपमेंट हो नहीं पा रही बाकी बच्चों के हिसाब से मेंटली, तो इसको हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। हमने अगर डिसेबिलिटी की अभी बात की है, तो हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं, हम और कोई डिसेबिलिटी नहीं हमने फोकस करनी, फिजिकल या सोशल या अदर डिसेबिलिटीज नहीं फोकस करनी, वी हैव टू फोकस द मेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विच इज नोन एज मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें हम बच्चे को अब नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और कहते भी हैं कई बार, पर लेकिन द वर्ड इज रॉन्ग, अब नॉर्मल नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड है। जैसे कि हमने मॉर्निंग में भी इसके बारे में थोड़ी सी बात ये की थी, मैंने कहा था मैं डिटेल में बताऊंगी आफ्टरनून सेशन में। तो जो ये मेंटल रिटार्डेशन वाली स्टेज है, दैट मीन्स उस बच्चे का जो ब्रेन है बाय बर्थ किसी भी रीजन से जितना डेवलप होना चाहिए था उतना या तो डेवलप नहीं हुआ बाकी बच्चों की एज के हिसाब से, उसी के सेम ग्रुप के हिसाब से, या वो नॉर्मल चल रहा था, ठीक था ब्रेन, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रेन का कुछ पार्ट परमानेंटली डैमेज हो गया, परमानेंट इंजरी आ गई ब्रेन में, ब्रेन की ग्रोथ डेवलपमेंट वहीं पे रुक गई, तो उस केस में हम बच्चे को मेंटल रिटार्डेड कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज अब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जितना उसका लॉस, न्यूरोलॉजिकल लॉस हो चुका है, हम वो वापस नहीं कवर कर सकते, सिर्फ जितना उसका बचा है हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट हम बच्चे को थोड़ा आगे तक लाइफ में चलाएं। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन में जितना ब्रेन का डैमेज हो चुका है, जितना ब्रेन रिटार्ड हो चुका है, मींस नॉन फंक्शनल हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका है, बेकार हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम उसको नहीं रिकवर कर पाते, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन।
तो मेंटल रिटार्डेशन क्लियरली एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर ये बच्चे में आ जाती है बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ, नेचुरली या बाय एनी एक्सीडेंट, तो हम उसको नहीं क्योर कर सकते, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट, पर्टिकुलरली ये न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो इस केस को डील करते हैं, मेंटल रिटार्डेड को डील करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़े, क्योंकि हम वो मेंटली रिटार्डेड इतना है कि अगर वो 7 years का है, अगर सपोज वो 10 years का है, लेकिन वो बिहेव 7 years के बच्चे के हिसाब से कर रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, रिटार्ड हो चुका है, मीन्स उसका माइंड बैकवर्ड चल रहा है, और खुद 10 साल होने के बावजूद भी वो अपने एज ग्रुप 10 साल के बच्चों के साथ किसी भी तरह काम ही नहीं कर पा रहा। मतलब जो नॉर्मल बच्चे 10 साल की एज में कर पाते हैं, पढ़ना, बोलना, खेलना, सोना, ये सब वो अपनी 10 साल की एज में वो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो जो कर पा रहा है उसका ये सारी एक्टिविटीज जो मेजर हो रही है वो 7 साल के बच्चे के हिसाब से हो रही है। तो दैट मीन्स कि उसकी फिजिकल ग्रोथ तो हो रही है, एज उसकी इंक्रीज हो रही है हर साल, और उसके जो फिजिकल बॉडी में चेंजेस आने चाहिए उस एज के हिसाब से वो सब भी आ रहे हैं, और हमें दिख भी रहे हैं कि उसके फेस पे मिच्योरिटी आ रही है या फिजिकली वो चेंज हो रहा है, लेकिन मेंटली वो रिटार्डेड स्टेज पे अगर है तो वो वहीं पे स्टक अप हो गया। अगर उसकी एज बढ़ते बढ़ते 10 से 15, 16, 20 years तक भी पहुंचती है, लेकिन माइंड उसका अगर 7 years का था तब रिटार्ड हो चुका था, उतने पे स्टॉप हो गया था, तो हम उसको कोशिश करके भी, उसका ट्रीटमेंट करके भी, हम उसकी जो मेंटल एज 7 साल बन चुकी है उसको हम, जो उसकी एक्चुअल एज है आज की डेट में अगर 20 साल है, हम 7 years को 20 साल पे नहीं ला सकते ट्रीटमेंट करके भी, क्योंकि बहुत सारा जो उसका मेंटल डैमेज है वो हो चुका है, वो रिकवरेबल नहीं है। तो हम 7 साल की एज को ज्यादा से ज्यादा कवर करके हम उसको सिखा के, ट्रेनिंग दे के, ट्रीटमेंट करके 7 साल की मेंटल एज को हम 10 साल तक बना सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना नहीं खींच सकते, हम उसको इतना रिकवर नहीं कर सकते कि जो बच्चा आज की डेट में 20 साल का है उसकी वो 7 साल की जो मेंटल एज है वो 20 साल की हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी है, और बहुत बड़ी मेजर डिसेबिलिटी है ये। और इसका जो हमें पता होना चाहिए एज अ टीचर, हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं उसमें इस तरह के बच्चे नहीं बैठे होते, बिकॉज उनके लिए क्लासेस अलग है, स्कूल्स ही प्रॉपर अलग हैं, टीचर्स अलग हैं, उनके लिए जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो सारे डिफरेंट है, उनका ट्रीटमेंट ही हमें डिफरेंटली करना पड़ता है। लेकिन हम इस टाइम पे ये इसलिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि अगर कोई हमारी क्लास में आएगा तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चा मेंटली कितना डिसेबल्ड है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर हमारी फैमिली में या कहीं भी हमें ऐसे सिम्टम्स नेबरहुड में नजर आता है कि इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं, तो दैट मीन्स बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और उसको एक स्पेशलिस्ट, एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे उसके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, मे बी वो इस चीज से अवेयर ना हो। तो इसीलिए सिर्फ ये बात नहीं कि अगर हमारी क्लास में मेंटली रिटार्डेड बच्चा नहीं है तो हमें क्या जरूरत है इसके बारे में समझने की, ये अलग, ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हमें एज अ टीचर, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमें इतना अवेयर भी रहना चाहिए कि अपने सराउंडिंग्स में अगर इस टाइप का कोई बच्चा है तो हमारा उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एज अ टीचर, वो हम देख सकते हैं इसमें। देन कमिंग ऑन टू मेंटल रिटार्डेशन के लिए हमें आईक्यू स्कोर बच्चे का कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट जिसे कहते हैं, मेंटल लेवल, मेंटल एज, वो निकालनी पड़ती है। एंड वो हम एज अ लेमैन नहीं निकाल सकते कि मैं टीचर हूं चलो मैं उसकी मेंटल एज कैलकुलेट कर लूंगी, नहीं, उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेंटल एबिलिटी टेस्ट्स होते हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट कंडक्ट करते हैं अपनी सुपरविजन में। बच्चे उस टेस्ट को, क्वेश्चनियर या टेस्ट वो जैसा भी होता है एज पर द मैनुअल, डॉक्टर उस बच्चे को या साइकेट्रिस्ट उस बच्चे को समझा देता है, उस अकॉर्डिंगली वो, उसको जो समझ आता है बच्चे को, वो उस अकॉर्डिंगली उसमें अपना रिस्पॉन्स फिल करता है उस टेस्ट में।
मल्टीपल चॉइस में टिक भी हो सकता है। ये बहुत अलग अलग तरह के जनरल एबिलिटी टेस्ट आते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के। तो ये साइकेट्रिस्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट उस बच्चे पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उस अकॉर्डिंगली उस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन अलग होगी, उसके रिजल्ट्स अलग आएंगे, उसकी स्कोरिंग अलग होगी और आईक्यू लेवल बच्चे का अलग निकलेगा। तो वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट की देखने की कि उसने मेंटल लेवल का कौन सा आईक्यू टेस्ट बच्चे पर ऑपरेट करना है। तो जब बच्चे को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम जानना चाहते हैं कि फिजिकली ये बढ़ रहा है लेकिन मेंटली ये स्टकअप किस एज पे हो गया है, तो हम ऐसे बच्चे को लेकर जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, जो स्पेशली मेंटल इन केसेस में डील करता है। फिर वो इंटेलेक्चुअल टेस्ट लेता है, आईक्यू टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें एक आईक्यू स्कोर निकलता है। आगे जाके मैं बताऊंगी कि वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आईक्यू स्कोर निकलने का मतलब है कि हमने मीन्स कि वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्डाइज्ड एक स्लैब्स बनी हुई है कि अगर हम बच्चे का आईक्यू स्कोर इतने से इतने के बीच में आएगा तो बच्चा इतना मेंटल रिटार्डेड है, अगर बच्चे का इतने से इतने के बीच में स्कोर आता है तो बच्चा बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डेड है, या अगर स्कोर इसमें नहीं आ रहा दैट मीन्स बच्चा मेंटल रिटार्डेड नहीं है, या उसका स्कोर इतना जीरो आ गया कि बिल्कुल जीरो लेवल पे, दैट मीन्स वो फुल्ली मेंटली रिटार्डेड है। तो आईक्यू स्कोर हमें जानना बहुत जरूरी होता है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि मेंटली उसकी एज कहाँ जाके रुकी हुई है। तो ये स्कोर हमें कोई साइकेट्रिस्ट ही टेस्ट के थ्रू बता सकता है, पूरा स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेता है बच्चे का, उसके बाद ये आईक्यू स्कोर हमें पता चलता है। एक तो ये होती है जिससे हमें पहचान कंफर्मिटी हो जाती है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। दूसरा, अगर हम उस बच्चे का कंपैरिजन करके देखें जनरल पॉपुलेशन उसी एज ग्रुप के साथ बाकी एक्टिविटीज में, क्या वो मैचिंग हो पा रही है, क्योंकि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चा होगा वो नॉर्मल बच्चों से उन सारी एक्टिविटीज में बहुत 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 पीछे होगा। तो दैट मीन्स अगर ऐसा है तो वो केस मेंटल रिटार्डेड वाला ही केस है। देन इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में इसके ये हम आगे जाके करेंगे, ये थोड़ा, ये पहले हम टाइप्स करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन की। जैसे अभी हमने आईक्यू स्कोर के लेवल पे बात की है, तो हमने मेंटल रिटार्डेड की 4 कैटेगरीज बना दी हैं। मतलब अगर हम बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, साइकेट्रिस्ट उसका स्कोर निकालेगा, वो इन चारों कैटेगरीज में मैच करेगा कि किस कैटेगरी में उसका स्कोर आ रहा है। एग्जाम्पल, अगर उसका स्कोर आया सपोज 21, तो हमें पता है कि वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में है, मींस मैक्सिमम रिटार्डेड है। मैक्सिमम जिस लेवल पे वो मैक्सिमम रिटार्ड हो सकता है वो उस लेवल पे ही बैठा है, इससे और ज्यादा रिटार्ड वो हो ही नहीं सकता, वो मैक्सिमम रिटार्ड हो चुका है क्योंकि उसका स्कोर बहुत कम आया है। उसके बाद अगर बच्चे का स्कोर आता है 20 to 40 के बीच में, तो मेंटल रिटार्डेशन सिवियर है, मींस मैक्सिमम नहीं है लेकिन काफी हद तक मैक्सिमम के पास पहुंच चुकी है, पर स्टिल कुछ पार्ट है ब्रेन का जो डैमेज अभी नहीं हुआ है। देन अगर बच्चे का आईक्यू स्कोर आ रहा है बिटवीन 35 to 55, दैट मीन्स मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। मॉडरेट मीन्स मतलब हम मिडिल लेवल ले सकते हैं कि ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, बीच के लेवल की उसकी मेंटल रिटार्डेशन आ गई है, और उस अकॉर्डिंगली उसके उस टाइप के सिम्टम्स हो जाते हैं, उस टाइप का उसको फिर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये स्कोर निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर सारा कुछ जो होता है उसके इस कैटेगरी के हिसाब से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एज अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो, टीचर ऑल्सो एंड एज अ पेरेंट ऑल्सो। फिर बहुत अगर हमारा स्कोर 50 to 75 के बीच में आता है तो ये बहुत ज्यादा माइल्ड, मतलब बहुत हल्का सा मेंटल रिटार्डेशन का केस है। ये कवर हो सकता है क्योंकि माइल्ड है, बहुत हल्का है ये। अगर हम इसका पर्टिकुलर कॉज ढूंढ लें कि क्या कॉज है, क्योंकि अभी माइल्ड है, स्टार्टिंग स्टेज पे ही है, तो हो सकता है कि हम इसको रिकवर कर पाए। तो माइल्ड
में हम नॉर्मल इंसान का जो आईक्यू लेवल हम लेते हैं अबव 75 लेते हैं। अगर हम अपना आईक्यू टेस्ट लेने जाएं किसी साइकेट्रिस्ट के पास और हम अपने आप को नॉर्मल मानते हैं तो हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो निकलना चाहिए वो अबव 75 निकलना चाहिए। अगर हम अबव 75 के स्कोर में नहीं आ रहे तो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं माइल्ड कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो हम अपने आप को नॉर्मल 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 कह रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमने जनरल एबिलिटी में हमारा आईक्यू लेवल स्कोर कहाँ है? अगर हम नॉर्मल भी हैं, ठीक है, हमारा आईक्यू लेवल स्कोर 75 से ज्यादा आ गया, कितना ज्यादा आ गया, स्कोर 77 आ गया, तो दैट मीन्स मैं नॉर्मल हूं लेकिन माइल्ड रिटार्डेशन से ज्यादा दूर नहीं हूं। तो ये बात, ये ऐसी काफी सारी मीन्स मेडिकल टेक्निकलिटीज हैं जो एज अ लेमैन हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक हमारे खुद के साथ या हमारे फैमिली मेंबर के साथ कोई ऐसा केस हमने देखा या सुना ना हो। तो ये जो 4 टाइप्स है एमआर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से बच्चों को क्लासेस में एडमिट किया जाता है, उन पर्टिकुलर स्कूल्स में एडमिट किया जाता है जो इनमें डील करते हैं। ट्रीटमेंट वैसे चलता है, हर एक उस हिसाब से चलता है, बिकॉज इसमें एज यू कैन सी कि 4 कैटेगरीज में उसकी मेंटल एज कहीं ना कहीं बीच में जाके जो स्टकअप हो गई है तो उसका उतना लेवल रहता है, वो उसी लेवल से काम करता है। तो सबका ये जो 4 लेवल्स हैं, ये अगर एक बच्चा एक एक्टिविटी कर रहा है, अगर 4 बच्चे ये सेम एक्टिविटी कर रहे हैं इसी एक कैटेगरी के, वो उनकी डिफरेंट होगी। सपोज एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि एक बच्चे ने खुद टैप से पानी पीना है, तो मॉडरेट वाला बच्चा की जो कोऑर्डिनेशन होगी या मूवमेंट होगी या उसकी एक्टिविटी पानी लेने की टैप से अलग होगी, मॉडरेट वाले की अलग होगी, सिवियर वाले की अलग होगी, और प्रोफाउंड वाला मे भी टैप से पानी ले ही ना सके। तो उस अकॉर्डिंगली हमें कैटेगरीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कॉजेज, अगेन ये बहुत ज्यादा नाम से ही क्लियर है, मेंटल रिटार्डेशन डायरेक्टली लिंक टू योर मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, ब्रेन। और ब्रेन में अभी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ब्रेन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डैमेज, इंजरी बाय एक्सीडेंट, बाय जेनेटिक्स, बाय बर्थ। तो ब्रेन ही मेजर कॉज है जहां पर जाकर हमारी ग्रोथ रुक चुकी है और वहीं पे ही डैमेज हुआ है, वो रिकवर नहीं होगा और वहीं पे ही हम रुक गए हैं। अब हमें जितनी अच्छी हेल्प मिल रही है उस हिसाब से हम आगे चल पाएंगे। अगर हमारा ट्रीटमेंट बड़ा एवरेज सा जा रहा है, इतनी किसी को नॉलेज नहीं है, तो हम जहां स्टकअप हुए हैं पूरी उम्र मरने तक वही स्टकअप रहेंगे। देन इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको हम एज अ लेमैन नहीं हैंडल खुद कर सकते, इसके लिए हमें बच्चे को पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड जो सेंटर्स हैं, लैब्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, हमें बच्चे को वहां पे एडमिट करवाना ही पड़ता है। उसकी काफी सारे टेस्ट्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली काउंसलिंग सेशंस होंगे, थेरेपीज होगी, उसकी कैटेगरी निकाली जाएगी, उस अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो ये ट्रीटमेंट तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे बच्चे का जब हम खुद अवेयर होंगे कि हमारा बच्चा कहीं इन कैटेगरीज में तो नहीं आ रहा। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ये सिम्टम्स जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये पहचानना बहुत जरूरी है। और अगर हमें पता है कि बाय बर्थ ही उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आई है या उसका एक्सीडेंट ऐसा इतना सीवियर हुआ है कि उसका कुछ ब्रेन का पार्ट एक्सरे में हमें डॉक्टर ने बताया डैमेज हो चुका है, तो दैट मीन्स हमें एमआर स्पेशलिस्ट के पास खुद ब खुद पहुंच जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाला केस हो सकता है ब्रेन डैमेज में कितना डैमेज हो गया, वो मेंटल रिटार्डेशन के केस में बच्चा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। Then 7th chapter, which is the last chapter, और ये last chapter क्यों है I will tell you later। ये last chapter है इस ब्लॉक का, it will take 10-15 minutes more। कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल बच्चों की एजुकेशन को हम अलग ट्रीट करते हैं, और जब हमें पता चलता है हमारी क्लास में एससी बच्चा है, शेड्यूल कास्ट बच्चा है, या एसटी बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, तो हमारा ट्रीटमेंट एज अ टीचर कई बार उसके साथ ऑटोमेटिकली अलग होने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एससी और एसटी बच्चों को एजुकेशन लेने में, खुद की वजह से भी और टीचर के एटीट्यूड की वजह से भी, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। अब हम इस कैटेगरी में इंक्लूड किसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है ये एससी है, एसटी है?
एससी का तो पता हमें इन दोनों चीजों का हमें पता तब चलता है जब वो बच्चा किसी फॉर्म पे कैटेगरी में अपनी कैटेगरी जनरल ना लिखकर एससी या एसटी कैटेगरी लिखता है। अब गवर्नमेंट ने कई सारी ये कैटेगरीज जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं ये मेंशन की हुई है कि अगर बच्चे इन टाइप्स की कैटेगरीज में आ रहे हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं इन कैटेगरीज के, वो फुलफिल कर पा रहे हैं, तब गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज कर देती है एससी या एसटी के स्टेटस से, और उस अकॉर्डिंगली उनको वो सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, जिसको वो फोटोस्टेट करा करा के बाकी अपने सारे पेपर्स के साथ लगाते हैं एडमिशन टाइम पे, उनके रिजर्व कोटे के टाइम पे। तो ये हमें एज अ टीचर पता होना चाहिए कि अगर हमारी क्लास में इस टाइप का कोई बच्चा है तो हमारा ट्रीटमेंट उसके साथ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो सेम कास्ट का नहीं है, सेम ट्राइब का नहीं है, तो वी एज अ टीचर कैन नॉट एंड शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द चाइल्ड विद द अदर नॉर्मल चाइल्ड। पर लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, अब इन बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है पर्टिकुलरली, ये इन कैटेगरीज में कैसे आ जाते हैं। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, बच्चे बाय बर्थ तो शेड्यूल कास्ट एकदम से, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हम ये तो नहीं कह सकते वो शेड्यूल कास्ट पैदा हुआ है। अगर सपोज हमें उसके पेरेंट्स की नॉलेज नहीं है वो किस कैटेगरी में बच्चा पैदा, उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी होगी कि वो शेड्यूल कास्ट है, उसको सोसाइटी वो टैग देगी शेड्यूल कास्ट का। तो वो टैग उस बच्चे को कैसे मिलता है, अगर तो उसके पेरेंट्स को मिला हुआ है, जनरेशन से आ रहा है, तो बच्चे के पास ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाएगा। और ये टैग पास ऑन कैसे हुआ है, ये काफी टाइम से सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उस फैमिली के साथ, उस जनरेशन के साथ कोई भेदभाव किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनकी कास्ट को अलग रखा गया है, उस वजह से उनके ऊपर ये एससी का टैग लग गया। तो बच्चा पैदा होने के बाद जब उसी जनरेशन में पल बढ़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एससी बन जाता है, और उसका जो सर्टिफिकेट भी बनता है फिर वो जनरल कैटेगरी का नहीं, वो एससी का बनता है। सिमिलरली एसटी के केस में, अब एसटी का केस थोड़ा एससी के केस से और एडवांस लेवल पे चला जाता है, बिकॉज जो ये ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल पीपल, जो ये रिमोट एरियाज या हिली एरियाज में आदिवासी टाइप लोग रहते हैं, बंजारे टाइप जिनको हम काउंट करते हैं, इनकी अपनी पूरी एक कम्युनिटी होती है। मींस कम्युनिटी में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक दो बच्चे की बात नहीं, अगर उनकी कम्युनिटी है 100-200 लोगों की कम्युनिटी है, उसमें से कितने काफी 50-100 बच्चे निकल आएंगे। तो दैट मीन्स कि अगर हमने शेड्यूल ट्राइब को फोकस करना है, कि अगर हम चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का एक भी बच्चा आके स्कूल में एडमिशन ले, तो खाली हम उस ट्राइब में से एक ही बच्चे को चूज करके स्कूल में नहीं ला सकते, हमें उस पूरी कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हैं उस ट्राइब के, सबको लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज ये अपनी कम्युनिटी में ही जीते हैं, अपनी कम्युनिटी में ही अर्न करते हैं, रहते हैं, और अगर एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं तो इनकी कम्युनिटी एक साथ मूव करते हैं, ये पार्ट्स में मूव नहीं करते। मीन्स ये काफी सारे लोग, ये क्योंकि माइनॉरिटी में है तो ये एक साथ मिलकर यूनिटी में रहते हैं, और अपनी इनकी एक अलग कम्युनिटी सेटअप होती है रिमोट एरियाज में। तो इनको हम किस बेसिस पर कह देते हैं कि ये ट्राइब्स हैं, ये मीन्स बंजारे हैं या ये आदिवासी हैं, अगर ये बहुत टाइम से बहुत अलग ही दुनिया में, मीन्स अलग ही जगह पे अकेले रह रहे हैं जंगलों में, जहां नॉर्मल लोग, नॉर्मल पॉपुलेशन है ही नहीं है, उस टाइप से हम ये जो हैं, ये 3-4 कॉजेज हैं जो आप देख सकते हैं, इस टाइप पे हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा शेड्यूल ट्राइब का ही होगा। वैसे तो हम बहुत इजीली बच्चे के पहनावे से, उसकी लुक से, बात, उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, उससे आइडेंटिफाई हमें हो जाता है कि बच्चा ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का है। देन गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है एजुकेशन की फील्ड में शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए। गवर्नमेंट ने बड़े कोटाज रिजर्व कर रखे हैं, चाहे वो जॉब्स में है, एडमिशंस में है, एससी कैटेगरी को गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है एजुकेशनल फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए। तो बाकी उनकी ऐसी बच्चों को एज सच नॉर्मल बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं, उन्हीं स्कूल्स में, उन्हीं क्लासेस में पढ़ते हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम उनको बल्कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। कई बार हमने देखा कि स्कूल्स में हमसे नाम मांगे जाते हैं कि सीबीएसई ने
एससी बच्चों के नाम मंगवाए हमारी क्लास के। फिर हमें पता चलता है कि सीबीएसई ने एज अ रूल हमारे स्कूल को बोला है कि एससी बच्चों को इतने % फीस में कंसेशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस टाइप के मेजर्स कर रही है एससी बच्चों को आगे एजुकेशन लेवल पे प्रमोट करने के लिए। बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर ये शेड्यूल ट्राइब के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पॉपुलेशन से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। ये नॉर्मल दुनिया से ही अलग चलते हैं, इनकी दुनिया ही अलग होती है। तो इस केस में अगर हम चाहें, गवर्नमेंट चाहे कि हम इनके बच्चों को एजुकेट करें, इस पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करें, तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स जो लेने पड़ेंगे, जो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा इस एरिया में। क्योंकि एक अकेले टीचर के लिए, एक फैमिली के लिए, नॉर्मल फैमिली के लिए आसान नहीं है पूरी कम्युनिटी का चार्ज लेना, पूरे कम्युनिटी की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो जहां पे इस कम्युनिटी की बात आती है, वहां पे गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है, और गवर्नमेंट को ही आगे आना चाहिए अगर वो चाहता है कि, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी ये वाली जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है तो हमारी पॉपुलेशन का ही पार्ट, चाहे हम माने या ना माने। जब भी हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग दिस ट्राइबल पीपल ऑल्सो इन द पॉपुलेशन। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो एजुकेशन एससी बच्चों को दे रही है, नॉर्मल बच्चों को दे रही है, तो एसटी बच्चों को क्यों नहीं दे रही? तो एसटी बच्चों को देने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने खुद अपने आप से निकाले हैं, सजेशंस। पर इनके ऊपर इन्होंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू किया नहीं किया, कब करेंगे, उसका कोई प्रूफ एज सच नहीं है। और ना ही इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि गवर्नमेंट इस शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। ये जो सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सारा किताबी बातें ही बन के रह जाती हैं, थ्योरी में ही रह जाता है, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है। तो ये जो हम मेजर्स पढ़ने जा रहे हैं आगे, इसका ये मतलब नहीं अगर हमने मेजर पढ़ लिया तो गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। ये गवर्नमेंट पता नहीं अप्लाई करा है, गवर्नमेंट ने नहीं किया, करेगी, कब करेगी, कितना करेगी, वो तो सेपरेट इशू है। पर गवर्नमेंट सोचती क्या है कि शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को एट पार हम कैसे ला सकते हैं, उसके कुछ सजेशंस है। नंबर 1 कि जहां जहां पे ये लोग बसे हुए हैं वहां पे हम स्कूल्स की प्लानिंग कर दे, हम मीन्स गवर्नमेंट। सेकंड, ऐसे एरियाज में जहां पे ये आदिवासी ट्राइब्स की कम्युनिटी है, बसे हुए हैं जहां पे ये लोग, वहां पे हम रेजिडेंशियल स्कूल्स या इस टाइप के एजुकेशनल आश्रम्स खोल सके, जिसमें बच्चे एजुकेशन ले सके वहीं पे उनको, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं जाते, वो नॉर्मल लोगों में मिक्सअप नहीं होते। तो वो अगर हम उन स्कूल को ही उनकी कम्युनिटी में ले आते हैं परमानेंटली रेजिडेंशियल बनाकर, तो तब पॉसिबल है कि शायद उनको एजुकेशन मिल सके। देन हॉस्टल की फैसिलिटी भी अगर हम रख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इतना फाइनेंस है गवर्नमेंट के पास कि वो उन एरियाज में जाके उनके लिए हॉस्टल्स बना सके बच्चों के लिए, जो बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको उनकी फैमिलीज बाहर भेजने को तैयार है, दूसरे गांव में या नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ पढ़ने के लिए तैयार है, तो ऐसे बच्चे कहाँ रहेंगे? उनका जो रहने का अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट को हॉस्टल्स में ही करना पड़ेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। फिर जब टीचर की अपॉइंटमेंट होगी, टीचर को इन ट्राइबल एरियाज में भेजा जाएगा, तो हमें एक दो बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि जो टीचर हम इन ट्राइबल एरियाज में इंप्लॉय कर रहे हैं वो फुल्ली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड और नॉलेजेबल हो उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया को लेके, उस पर्टिकुलर ट्राइब के लोगों को लेके, उसको उसके बारे में नॉलेज हो जहां पे उसको डिप्यूट किया जा रहा है। ट्राइबल एरिया में वो जा रही है तो उससे पहले उसको सारी रिसर्च करके जाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जाती है, उस अकॉर्डिंगली उसको अपने आप को, टीचर को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम किसी भी टीचर को लाके ट्राइबल एरिया में नहीं कह सकते कि तुम पढ़ा लो, बिकॉज ट्राइबल एरियाज के लिए हमें टीचर्स की जो सिलेक्शन, मीन्स गवर्नमेंट को जो सिलेक्शन करनी पड़ती है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज पे करनी पड़ती है कि क्या ये टीचर को वो वाली लैंग्वेज आती है या वो लैंग्वेज सीख सकती है, कितने टाइम में सीख सकती है,
कितनी कैसी उसकी क्वालिफिकेशन रही है, अभी तक उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कभी उसने रिमोट एरियाज में पढ़ाया है, यानी इन काफी सारे क्राइटेरियाज पे वो टीचर की सिलेक्शन होती है जो ट्राइबल एरियाज में जाने को तैयार होती है। तो जो टीचर ऐसी तैयार हो जाती है कि मैं जाके वहीं रहूंगी और इट्स बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, अकोमोडेशन पैसा वगैरह सब गवर्नमेंट दे देगी उसके लिए, तो वहां पे उसकी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को ही इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर हम टीचर भेज रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर अकोमोडेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड अरेंजमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है अटैच्ड विद द जॉब, वो सारी टीचर को मिलनी चाहिए, तभी टीचर वहां पे स्टेबल रहेगी, वहां पे अपनी जॉब कंटिन्यू करेगी। नहीं तो अदरवाइज टीचर हर महीने बाद या हर साल बाद कुछ दिनों बाद वहां से चेंज मतलब जॉब छोड़ देगी, शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर करा लेगी। फिर इसमें टीचर के ऊपर भी हमें ये थोड़ा सा चेक, गवर्नमेंट को ये चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने उस टीचर पर डाल के उस टीचर को उस ट्राइबल एरिया में भेज तो दिया, लेकिन और उसको सारी फैसिलिटीज भी दे दी, पर क्या वो टीचर इन सारी फैसिलिटीज के बाद भी रेगुलर उन स्कूल्स रेगुलर पढ़ा रही है ट्राइबल लोगों को, या बहुत लाइटली ले रही है, पढ़ा लिया नहीं पढ़ा, मीन्स अपनी जॉब को सीरियसली नहीं ले रही, या बहुत छुट्टियां ले रही है जिसको गवर्नमेंट को ही नहीं पता, गवर्नमेंट सोच रही है वो उस ट्राइबल एरिया में है जबकि वो कहीं और आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। तो ये चेक भी हमें गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, टीचर्स के ऊपर एक ये मॉनिटरिंग सुपरविजन सिस्टम रखना पड़ेगा कि जिस काम के लिए उन टीचर्स को भेजा जा रहा है क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के इसके अंदर इन्वेस्टेड है। देन ये हम बात कर चुके हैं कि टीचर्स को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उस सेम लैंग्वेज में इंडल्ज होने के लिए, एंड उसके बाद ये टीचर्स वाला पॉइंट तो हो गया, एंड द लास्ट पॉइंट विच इज जो ट्राइबल एरियाज हैं इनकी जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की तरह, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, वैसे ही एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है जिसमें जितने भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो इन ट्राइबल एरियाज की प्रमोशन में, प्रोग्रेस में, एडवांसमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एक्सेट्रा में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस मिनिस्ट्री को इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए थ्रू मीडिया, और जो बाकी वो रिसोर्सेज दे सके, जनरल लोगों को अवेयर कर सके, मींस इसमें मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर वो वाकई इस ट्राइबल एरिया को, ट्राइबल पीपल को एजुकेट करना चाहते हैं तो। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी कॉमन, जनरल, सिंपल, इज हाउ टू प्रमोट एजुकेशन फॉर अ गर्ल चाइल्ड। सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी लानी पड़ेगी इंडिया में, जो है नहीं है या बहुत कम है, जिसकी वजह से गर्ल्स इम्पावर नहीं है। अगर गर्ल्स के पास कोई पावर ही नहीं है तो वो एजुकेशन कहाँ से लेंगी। तो जेंडर इक्वालिटी, जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होगी तब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी। फिर हम कौन से, गवर्नमेंट ऐसे कौन से मेजर्स ले सकती है कि जिससे गर्ल्स की, इधर जो हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ SC ST गर्ल्स, जनरल में गर्ल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, नॉर्मल पॉपुलेशन में से हो, ट्राइबल में से हो, कहीं भी हो, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल चाइल्ड ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो शहरों में है, गाँव में है, रिमोट एरियाज में, कहीं भी। तो गवर्नमेंट क्या सजेस्ट करती है कि अगर हमने गर्ल चाइल्ड को आगे लाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। स्कूल, ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स, अगर न्यू स्कूल्स खुलेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर टीचर्स चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट्स को फाइनेंस करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत मेजर गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल खर्चा आ जाता है। उसके बाद अगर ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश्ड हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि गर्ल्स को लाया जा सकता है, तो वो उनको लाने के लिए उनको स्कॉलरशिप दे सकती है, फीस कंसेशंस दे सकती है, काफ़ी चीज़ें उनकी फ्री कर सकती है, यूनिफॉर्म, मिड डे मील, एजुकेशन, बुक्स, ट्रिप्स, इस टाइप के जितने भी फ्री अम्यूनिटीज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। देन इट्स वेरी क्लियर, एजुकेशन लॉज एंड पॉलिसीज में ना बड़ा रोल प्ले करेंगी। देन
फीमेल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स, जैसे मेल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स होता है एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में या डीपीआई वगैरह में, इस टाइप में अगर हम गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि अगर हम फीमेल ऑफिसर्स की भी जो प्रोपोर्शन है को इंक्रीज करें, तो उससे जो गर्ल्स पॉपुलेशन है मोटिवेट ज्यादा होगी और पेरेंट्स अपनी लड़की को पढ़ने के लिए ज्यादा भेजेंगे अगर फीमेल ऑफिसर उस काम में इन्वॉल्व है तो। देन शिफ्ट सिस्टम हो सकता है कि अगर गर्ल्स सुबह घरों में काम करती हैं तो शाम को अगर क्लासेस लगाई जाए जहां पे वो पढ़ सके, और बाकी उनके लिए फैसिलिटीज सारी दी जाए इंस्टीट्यूशंस में, चैरिटेबल सपोर्ट लिया जाए, एनजीओज होती हैं, तो ये सब कई ऐसी एसोसिएशन है, सेलिब्रिटीज हैं जो गर्ल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उन एजेंसीज को चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर जो है हमारा 7th चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमारे 5th 6th एंड 7th चैप्टर खत्म हो गए एंड 8th चैप्टर जो है वो हमें करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज बाय मिस्टेक वो मैंने मॉर्निंग में ही कवर कर दिया ये वाला चैप्टर। अगर आपको याद हो, प्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, ये बाय मिस्टेक अनइंटेंशनली बाकी 4 चैप्टर्स के साथ ये 5वां चैप्टर भी ऐड हुआ था उस पीपीटी में, तो हम ये कवर कर चुके हैं मॉर्निंग में। तो इट्स ऑफ नो यूज रिपीटिंग द सेम स्लाइड्स अगेन एंड अगेन. If you are having any other doubts regarding all these 4 chapters, you can please ask me. Otherwise, from my side, the class is over. Anybody? Any doubt? हेलो You can just wind up. हेलो Hello? मैम मेरे क्वेश्चन है, जो हाँ ये जी. प्ले एंड अदर एक्टिविटीज है तो ये रेमेडियल है वो किसके रिगार्डिंग है? जो रेमेडियल है ये, जिसे हम कथारसिस कहते हैं, जो बढ़ास होती है, जो अंदर कई बातें दबी रह जाती हैं बच्चे के मन में, जो वो खुद समझ ही नहीं पाता, किसी को समझा नहीं पाता, वो सारी जो बातें उसके अंदर से निकालने के लिए ये सारी थेरेपीज, ये सारी एक्टिविटीज हैं. ओके, जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था वो उसी से रिलेटेड है? हाँ. ओके, मेरे को था कि ये किसी और चैप्टर से रिलेटेड ना और वो गलती से नहीं, ये जो टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ये 104 कंप्लीट हो गया है आपका. 104 के 2 ब्लॉक्स थे, टोटल 8 चैप्टर्स बनते हैं 2 ब्लॉक्स के, और आज हम मॉर्निंग सेशन और या आफ्टरनून सेशन में हमने ये 8 के 8 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा जो आपकी बुक में दिया हुआ हो और यहाँ कवर ना हुआ हो. तो यहाँ ओके मैम, जितनी स्लाइड्स बनी है, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, एज इट इज जब आप अपनी इग्नू की बुक्स खोलोगे 104 एनईएच, तो आप देखोगे यही सारी हेडिंग्स हैं. बल्कि इसमें मैंने ये फोटोग्राफ्स ऐड कर कर जितना मैं प्रैक्टिकली लिंक कर सकती थी, मैंने उस थ्योरी को लिंक करने की पूरी कोशिश की है थ्रू पीपीटी. पर आपकी हर चीज कवर हो चुकी है इन स्लाइड्स में. ऑल सिलेबस इज कवर्ड. ओके, थैंक यू सो मच मैम. ओके, थैंक यू. एनीबडी एल्स और वी कैन वाइंड अप? Sir, what should we do? Hello, sir, are you there? Tejpal, sir? Hello. Yes, ma'am. हाँ जी sir, from my side it's completed. Okay, मैम. बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम? सर नहीं, कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, कोई है नहीं शायद, कोई Okay. पूछ नहीं रहा. हाँ जी. Okay, कोई बात नहीं मैम. कोई बच्चा अगर रीजनल सेंटर संबंधी कोई समस्या का अगर जानकारी चाहता है तो वो भी पूछ सकता है. ठीक है सर. सर जैसे अभी असाइनमेंट सबमिट करने का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या ओपन कर नहीं हो सकते रहा हैं? है. हाँ जी सर. कौन सा लिंक खोल रहे हो आप, बोलो. सर जो लिंक फेसबुक पेज पे था ना असाइनमेंट सबमिट करने का, वो वाला. देखो मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ मैम. मैम आप अपना बंद करेंगे एक बार ये प्रेजेंटेशन. हाँ जी सर. प्लीज मैम. बेटा रीजनल सेंटर चंडीगढ़ की साइट के ऊपर लिंक अवेलेबल है और उसको मैं अभी यहीं से दिखा रहा हूँ आपको खोल के.
ओके प्लीज इसको स्टॉप करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन को आपको। अच्छा, क्लोज, पूरा कंप्लीट क्लोज कर दूं सर? बस हाँ मैम। ओके सर, एक मिनट। हाँ जी, हो गया सर मेरी साइड से। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर ले, एक पिक्चर भी ले लेते हैं आप लोगों की, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंक कहाँ पे है। निशी अगर हो सके तो आप भी वीडियो ऑन कर लें। जसकिरत, ओके, थैंक यू। आप प्लीज आप देख सकते हैं सभी, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगे। सर ये भी बता देना कि पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है। पीडीएफ में तो आपके पास वो वेब स्कैनर के नाम से एक ऐप होती है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके सर, उसमें ये आरसी चंडीगढ़ की साइट है, आपको दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। आप ये न्यूज एंड इवेंट दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है? यस सर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नो मोर पे, ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये लिंक भी यहीं पर ही अवेलेबल है। ऐसे ही आपको अपनी फाइल का नेम देना है। ये जो फाइल नेम दे रखा है एग्जांपल, सबसे पहले आप अपना एनवायरनमेंट नेम लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर लिखा के, फिर आपका प्रोग्राम कोड CIG है वो लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर, फिर जो आपकी NES 101 जो समथिंग आपकी उसका कोर्स का कोड है वो लिखेंगे, और फिर अंडरस्कोर लगा के आपका स्टडी सेंटर कोड। तो इस प्रकार से एक असाइनमेंट का नेम तैयार होगा आपका। तो ये लिंक अवेलेबल है यहाँ पे, इस लिंक के कोड ऊपर नंबर है सर। करेंगे, लिंक जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। यस सर। उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो भी यही है, और यहाँ पे भी जो अवेलेबल है ये वही लिंक है, सेम लिंक है ये। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ओके सर। इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है ऊपर, सबसे पहले यही लिखा है कि ईमेल एड्रेस फील्ड में विद्यार्थी को अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। इसी ईमेल पर आपको असाइनमेंट जमा की पुष्टि प्राप्त होगी। जो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे आप, जहाँ पे मैं अभी मैंने अपनी डाल दी है यहाँ पे, अगर मैं इसके नाम से इसको सबमिट कर देता हूँ तो एक पावती का मतलब है ये जो फॉर्म है पूरा का पूरा, ऐसा का ऐसा सेम फॉर्म आपके ईमेल के ऊपर वापिस आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपकी असाइनमेंट अपलोड होगी। और सर वेब स्कैनर जो ऐप है उससे हो जाएगा? हाँ, वेब स्कैनर ऐप से PDF फाइल बन जाएगी। ओके सर। PDF फाइल जब बन थैंक यू सो जाएगी मच। उसके बाद फिर आपको उसका नामकरण करना है उस फाइल का। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो चलिए ठीक है, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच सर, सेम टू सर। ओके बेटा, बाय बाय।